अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम डॉक्टर लुकमान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल स्ट्रॉन्ग मेडिकोस। तो आज हम एक न्यू केस डिस्कस करेंगे जो बहुत ही कॉमन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा केस है जो कि आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस में बार बार मिलता है, और वो है नमूनिया का केस। पहले की तरह हम सबसे पहले इसकी हिस्ट्री पेशेंट की, और उसके बाद एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स, देन लैब्स इन्वेस्टिगेशन, और आखिर में उसकी मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हिस्ट्री से। 17-year-old female, vaccinator by profession, no known comorbids, came in the OPD with the complaint of fever 102 Fahrenheit from 3 days, cough which is non-productive, and right-sided chest pain from 2 days। तो बेसिकली पेशेंट को दो कंप्लेन हैं। एक है फीवर उसे ऑन एंड ऑफ हो रहा है 102 फ़ारेनहाइट का 3 दिन से, बहुत ही शॉर्ट हिस्ट्री है 3 दिन की, और उसके अलावा ड्राई कफ हो रही है और चेस्ट पेन है 2 दिन से। तो ये दो जो है वो पेशेंट की प्रेजेंटिंग कंप्लेन है। चलिए एचओपीसी पर आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू माय पेशेंट, शी वाज ऑल राइट 3 days बैक व्हेन शी स्टार्टेड हैविंग अ फीवर ऑफ 102 Fahrenheit, intermittent on and off fever, not associated with rigors and chills, and relieved by taking paracetamol. One day after the fever, she developed dry cough and pain in the right side of her upper chest, which was mild in intensity, not radiating to any other region, dull in character. Her breathing becomes more worst or difficult at night while lying on the bed, and relieved upon sitting position. My patient denies any history of smoking, any history of allergy, any history of weight loss, trauma, blood in the cough, डायरिया और वॉमिटिंग। तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा और कॉमन सा केस है हमारे पास कि पेशेंट जो है वो उसे दो कंप्लेन है। एक फीवर ऑन एंड ऑफ हो रहा है, इंटरमिटेंट है, जिसमें राइगर्स एंड चिल्स बिल्कुल नहीं है, और एंटीपायरेटिक्स लेने से रिलीफ भी मिल रहा है। और उसके बाद पेशेंट को 2 दिन की हिस्ट्री है ड्राई कफ की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पेशेंट को ड्राई कफ है, और इसके अलावा उसको राइट साइडेड चेस्ट पेन है, और पेन ऐसा है कि कहीं भी रेडिएट भी नहीं हो रहा, और डल कैरेक्टर का पेन है, और सोने पे ज़्यादा हो रहा है। जब उठकर बैठती है पेशेंट तो उससे थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता है, जबकि बाकी जो उसकी हिस्ट्री है वो नॉन सिग्निफिकेंट है। तो चलिए उसकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री देख लेते हैं, और इसकी सर्जिकल हिस्ट्री भी नॉन स्पेसिफिक है। फैमिली हिस्ट्री की बात करें तो 7 सिबलिंग्स हैं, ऑल आर अलाइव एंड हेल्दी। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है? 1 रूम हाउस है, 1 अर्निंग मेंबर है, यूज्ड अनबॉइल्ड वाटर फॉर ड्रिंकिंग। तो अल्टीमेटली उसका बेसिकली लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है। तो यहाँ हमारी हिस्ट्री तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। हमें ये देखना है कि अब हमारी हिस्ट्री की बेस पे हमारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या हैं। तो अगर हम यहाँ डिफरेंशियल डायग्नोसिस को देखें तो पेशेंट को जो है वो एक्यूट हिस्ट्री है फीवर और कफ की। मे बी सिंपल जो है ये हमारे पास रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन भी हो सकता है डिफरेंशियल्स में। लेकिन अगर देखा जाए तो पेशेंट को राइट साइडेड चेस्ट पेन है। तो इसका मतलब है कि उसे सिर्फ अपर यानी कि ट्रेकिया वगैरह का सिर्फ जो है वो इन्फेक्शन नहीं है, या सिर्फ सोर थ्रोट नहीं है, बल्कि उसको जो कंप्लेन है वो लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन लग रहा है। यानी कि इसमें हमारे पास जो फर्स्ट डिफरेंशियल बनेगी वो नमूनिया बनेगा। तो उसके अलावा पेशेंट को, क्योंकि हम जो है वो एक ऐसे कंट्री में रहते हैं जहाँ ट्यूबरक्लोसिस बहुत ही कॉमन है, तो इसमें हमारे डिफरेंशियल्स में एक टीबी भी ऐड हो जाएगा। हालांकि टीबी की जो हिस्ट्री होती है वो नाइट स्वेट्स के साथ होती है, और ऑन एंड ऑफ लॉन्ग टर्म हिस्ट्री होती है ऑन एंड ऑफ फीवर की। लेकिन यहाँ हमने देखा है क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर कि पेशेंट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से प्रेजेंट करता है, इवन कि 2 से 3 दिन की हिस्ट्री के साथ। और फिर जब हम पेशेंट का जो है वो स्प्यूटम एएफबी भिजवाते हैं, या फिर उसके अलावा अगर उसका गैस्ट्रिक लेवाज का सैंपल भिजवाते हैं तो उसमें एएफबी पॉजिटिव आ जाता है। तो ऐसा भी देखा गया है। तो फिर भी हम टीबी को जो है वो रूल आउट लाजमी करेंगे। तो हमारे डिफरेंशियल्स कुछ यूँ बन गए हैं यहाँ पर: लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, नमूनिया। लेकिन अगर नमूनिया है तो वो टिपिकल नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमारे पास अगर देखा जाए जो आम प्रैक्टिस में नमूनिया आता है वो इस तरह से आता है कि पेशेंट को फीवर होता है, और बहुत ही हाई ग्रेड होता है 103 104 का, और उसके साथ साथ पेशेंट को प्रोडक्टिव कफ होती है। पेशेंट की ये कंप्लेन होती है यूजुअली कि उससे जो है वो प्रोडक्टिव कफ है, येलो कलर का उसको स्प्यूटम आ रहा है। तो लेकिन यहाँ ये केस नहीं है। तो एक चीज़ होती है एटिपिकल नमोनिया, जिसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट को यानी कि जो टिपिकल फीचर्स होते हैं नमूनिया वाले वो नहीं आते, उसको हम वॉकिंग नमूनिया भी कहते हैं। दिखने में पेशेंट ज़्यादा ख़राब नहीं होता। तो इसका हमारे पास डिफरेंशियल्स कुछ यूँ बन गए हैं अब इस केस के अंदर कि सबसे पहले पेशेंट को क्या हो सकता है, लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, एटिपिकल नमूनिया हो सकता है क्योंकि उसे राइट साइडेड चेस्ट पेन भी है,
और उसके साथ साथ पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है, या फिर पेशेंट को क्योंकि शॉर्ट हिस्ट्री है फीवर और जो है राइट साइड चेस्ट पेन की, तो पैरानमोनिक इफ्यूजन भी हो सकता है। तो ये हमारे कुछ डिफरेंशियल डायग्नोसिस बन गए हैं आफ्टर द हिस्ट्री। चलिए इसकी एग्जामिनेशन पर आ जाते हैं, उससे ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। On general physical examination, a young 16-year-old female lying on the bed of average height and build, well oriented to time, place, and person, having cannula on her right hand. On examination, anemia negative. There was no sign and symptoms of jaundice. कोई डिहाइड्रेशन नहीं है, एडिमा भी नहीं है, नो साइनोसिस, नो लिम्फेडिनोपैथी, क्लबिंग भी नहीं है और जेवीपी भी नॉर्मल है। तो हमारी जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन यानी कि ओवरऑल जो है वो पेशेंट लुकिंग हेल्दी है। लेकिन अगर यहाँ एक रिस्क फैक्टर देखा जाए कि पेशेंट अनबॉइल्ड वाटर यूज़ कर रही है और उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बहुत ही पुअर है। अब आ जाते हैं हम रिस्पायरेटरी सिस्टम एग्जामिनेशन पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस पेशेंट के अंदर। सबसे पहले इंस्पेक्शन, रिस्पायरेटरी रेट 22 का है, हम अप टू 20 तो नॉर्मल कंसीडर करते हैं, मगर ये पेशेंट माइल्ड टेकिपनिक है। उसके अलावा उसकी जो शेप ऑफ चेस्ट है वो नॉर्मल है, थोरैको एब्डोमिनल उससे जो है वो ब्रीदिंग पैटर्न है। अच्छा, जो फीमेल्स होती हैं उसमें नॉर्मली थोरैको एब्डोमिनल पैटर्न ही होता है, थोरेक्स यानी कि चेस्ट मूव करती है, जबकि मेल में एब्डोमिनोथोरेसिक होता है, तो यहाँ ये नॉर्मल है। रिस्पायरेटरी अगर देखा जाए कोई डिफॉर्मिटी नहीं है चेस्ट में, कोई स्कार मार्क्स नहीं है, लेकिन ये है कि रिड्यूस चेस्ट मूवमेंट है राइट साइड ऑफ द चेस्ट पे। तो यहाँ एक और हमें सिग्निफिकेंट चीज़ पता चली है इंस्पेक्शन के अंदर कि पेशेंट को राइट साइडेड रिड्यूस चेस्ट मूवमेंट है, यानी कि जो पैथोलॉजी चल रही है वो राइट साइड पे ही चल रही है चेस्ट के अंदर। देन आता है पाल्पेशन, नेक्स्ट स्टेप ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम एग्जामिनेशन, कि ट्रेकिया वॉज सेंट्रली प्लेस्ड, बिल्कुल मिड लाइन जो है वो मीडियास्टिनम है, एपेक्स बीट जो है वो फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में यानी कि नॉर्मल है, रिड्यूस चेस्ट मूवमेंट है राइट साइड पे, अगेन पैथोलॉजी राइट साइड पे इंडिकेट कर रही है ये चीज़। 2 सेंटीमीटर चेस्ट एक्सपेंशन है, यानी कि उसकी चेस्ट एक्सपेंशन भी थोड़ी सी कम है राइट साइड पे, और इंक्रीज वोकल फ्रेमिटस। तो यहाँ जब अगर हम बात करें कि वोकल फ्रेमिटस जो है वो इंक्रीज़ हो गया है पेशेंट का, तो हमारी जो है वो डायग्नोसिस तकरीबन यही बन जाती है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन। तो अगर हम यहाँ डिफरेंशियल जो हमने एक नमूनिया की बनाई थी, तो यहाँ क्लियर हो रही है कि पेशेंट को इंक्रीज वोकल फ्रेमिटस के साथ है, पेशेंट ऑन द राइट साइड ऑफ चेस्ट। परकशन की बात करें, लेफ्ट साइडेड रेजोनेंट है, यानी कि रेजोनेंट साउंड है परकस करने पे लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। अच्छा, नॉर्मली भी हमारे पास रेजोनेंट ही होती है, अगर डल है तो इसका मतलब है पैथोलॉजी है। अब अगर हम यहाँ देखें तो राइट साइड पे उसकी क्या है, डलनेस है फ्रॉम 3rd to 6th इंटरकॉस्टल स्पेस। अगेन हमें परकशन पे भी पता चल रहा है कि पेशेंट को कहीं ना कहीं डलनेस है। तो स्टूडेंट्स यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि डलनेस की वेरियस कॉजेज हो सकती हैं, जैसे कि प्लूरल इफ्यूजन में भी डलनेस मिल सकती है, और उसके साथ साथ जो है वो ट्यूबरक्लोसिस है, या कोई मास या पैच है उसमें कोई मेलिग्नेंसी है उसमें भी डलनेस मिल सकती है। लेकिन ये जो पीछे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा है कि इंक्रीज वोकल फ्रेमिटस, तो ये जो फीचर है ये कंसोलिडेशन का फीचर है, यानी कि ये यूजुअली नमूनिया में देखा जाता है। तो इसकी बिना पर हम कह सकते हैं कि पेशेंट को लाइकली नमूनिया हो सकता है। चलिए आगे हमने ये परकशन देख लिया, उसके बाद आ जाते हैं ऑस्कल्टेशन पे। जब हमने पेशेंट की चेस्ट को ऑस्कल्टेट किया तो डिक्रीज ब्रेथ साउंड्स थी ऑन द राइट साइड। अगेन ये बता रहा है कि पैथोलॉजी जो है वो राइट साइड पे है, नॉर्मल है लेफ्ट साइड पे ब्रेथ साउंड्स, और इंक्रीज वोकल रेजोनेंस ऑन द राइट साइड एज कंपेयर टू लेफ्ट। तो ये जो इंक्रीज वोकल रेजोनेंस है ये भी जो है वो क्या है, राइट साइड पे बढ़ी भी है। तो ये हमें ज़्यादा एक क्लू दे रही है कि पेशेंट को जो है वो यूजुअली नमूनिया है, और वो भी राइट साइड का। तो हमने जो है वो जब हमने हिस्ट्री और एग्जामिनेशन की बिना पर ही पेशेंट को डायग्नोसिस तकरीबन बना ली है, लेकिन फिर भी हम जो है वो कंफर्म करते हैं 10 to 20% फिर भी जो है वो हम कंफर्म करने के लिए जो है वो लैब्स का, और उसके अलावा जो है वो हम चेस्ट एक्सरे वगैरह और इन चीज़ों का सहारा लेते हैं। और फिर हमने उसके एब्डोमेन को जब एग्जामिन किया तो सॉफ्ट नॉन टेंडर और कोई विस्ट्रोमेगैली नहीं थी। सीवीएस क्या है, S1 + S2 + 0, कोई एडिड साउंड्स ऑडिबल नहीं थी। तो ये हमारी एग्जामिनेशन हो गई। देन हमने इस पेशेंट की कुछ लैब इन्वेस्टिगेशन करवाई। अच्छा, तो हम इस बात पे जो है वो काफ़ी डिस्कशन हुई कि पेशेंट को जो है वो ड्राई कफ थी। यूजुअली क्या होता है नमूनिया में देखा जाता है कि पेशेंट के 3 से 4 इंपॉर्टेंट फीचर की बिना पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि पेशेंट को नमूनिया है, जैसा कि फॉर एग्जांपल हाई ग्रेड फीवर होता है विद समटाइम्स चिल्स के साथ होता है, पेशेंट को सर्दी की लग रही होती है, इतना हाई ग्रेड फीवर होता है, और उसके साथ साथ पेशेंट को जो है वो स्प्यूटम के साथ कफ आ रही होती है, लेकिन यहाँ ऐसा केस नहीं है, और चेस्ट पेन जो है वो प्लूराइटिक चेस्ट पेन भी मिलता है।
लेकिन यहाँ वो केस नहीं था, यहाँ जो है वो ड्राई कफ है। तो हो सकता है लाइकली कि पेशेंट को एटिपिकल नमोनिया हो। यूजुअली जो टिपिकल नमोनिया होता है उसके ऑर्गेनिज्म बहुत ही कॉमन है, हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया हो गया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा हो गया, या स्टेफिलोकोकस हो गया, या फिर जो है वो हमारे पास कंपाइलोबैक्टर वगैरह। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये जो है वो हमारे पास टिपिकल नमोनिया, यानी कि जो टिपिकल पिक्चर होती है प्रोडक्टिव कफ के साथ हाई ग्रेड फीवर और चेस्ट पेन और ये वाली पिक्चर। लेकिन और एक्यूट हिस्ट्री होती है हमेशा नमोनिया की, यानी कि लेस देन अ वीक के साथ प्रेजेंट करता है पेशेंट, 6 से 7 दिन की मैक्सिमम हिस्ट्री होती है, यूजुअली 3 से 4 दिन में पेशेंट आ जाता है। लेकिन एटिपिकल ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हमारे पास वो करवाते हैं माइकोप्लाज्मा नमोनिया हो गया, वायरल इन्फेक्शंस जो होते हैं अगर उनकी वजह से नमोनिया हो रहा है। उसके अलावा जो है वो लीजियोनेला की वजह से जो नमोनिया हो रहा होता है। आजकल तो हमारे यहाँ बहुत ही कॉम अब जो है वो पूरी दुनिया में फैल गया है कोविड-19 वायरस, उसकी वजह से भी ये इस तरह से पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। तो एटिपिकल में टिपिकल फीचर्स नहीं आते, यानी कि प्रोडक्टिव कफ वगैरह नहीं होती, पेशेंट इतना जो है वो इल लुकिंग नहीं होता और वो वॉक वगैरह कर रहा होता है। तो सेम इज़ द केस हेयर, यहाँ भी कुछ ऐसा ही था, पेशेंट खुद वॉक कर रही थी और उसके अलावा बस ये उसकी डिफरेंट कंप्लेंट्स थी। तो चलिए लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशंस पे आ जाते हैं। सबसे पहले ये जो है वो यूसी है, इससे पहले हमने पेशेंट का सीबीसी करवाया जो कि ऑलमोस्ट नॉर्मल था। सिर्फ़ और सिर्फ पेशेंट को न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस थी, उसका 85% का न्यूट्रोफिल काउंट था जो कि इंडिकेट कर रहा था कि उसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और फिर हमने उसके यूसीज़ जब देखे तो ये यूसीज़ में उसके इलेक्ट्रोलाइट्स बिल्कुल नॉर्मल हैं, उसके क्रेटिनिन भी 0.6 का नॉर्मल है, और सीआरपी जो कि इन्फ्लेमेटरी मार्कर है थोड़ा-सा बढ़ा हुआ है। नॉर्मल क्या होता है लेस देन 10, यहाँ 11.85 का है, इतना ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा-सा बढ़ा हुआ है जो इंडिकेट कर रहा है इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी को, और यूरिया भी उसका नॉर्मल है। ये देखिए उसका एक्स-रे है, बहुत ही सिग्निफिकेंट फाइंडिंग दिख रही है हमें यहाँ पर। अगर हम इस चीज़ को देखें तो ये क्या है हमारे पास, सबसे पहले देखें तो सेंट्रली प्लेस्ड उसका ट्रेकिया है, कोई मीडिएस्टिनम शिफ्टिंग नहीं है, कोई जो है वो बोनी फ्रैक्चर वगैरह भी इसके अंदर नहीं है। और उसके अलावा क्लेविकल की पोजीशन से हमें पता चल रहा है ये पीए व्यू ऑफ द चेस्ट एक्स-रे है। और अगर हम यहाँ देखें लेफ्ट साइड जो है वो लंग की बिल्कुल नॉर्मल है, यानी कि ब्लैक लंग फील्ड दिख रही है जो कि एयर को इंडिकेट कर रही है। और यहाँ अगर देखा जाए तो ये जो है वो बेसिकली गैस जो दिख रही है ये स्टमक के अंदर है, यानी कि लेफ्ट साइड पे स्टमक है तो ये उसके अंदर गैसेस हैं। अगर हम यहाँ राइट साइड को देखें तो एक बहुत बड़ी जो है वो हमें वाइट ओपेसिफिकेशन हाइपरडेंस यहाँ दिख रही है, जिसके डिफरेंशियल्स में जो है वो हमें क्लियर हो रहा है कि पेशेंट को इतना बड़ा पैच पड़ा हुआ है वाइट, जो कि कंसोलिडेशन यानी कि नमोनिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसकी बेस पे हमने पेशेंट की ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी थी। लेकिन ये है कि हमें जो है वो स्प्यूटम कल्चर भिजवाना था, लेकिन पेशेंट को ड्राई कफ थी, हमने डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए स्प्यूटम के लिए मगर स्प्यूटम नहीं आया, तो इसीलिए हमने उसका स्प्यूटम सीएस नहीं भिजवा सके। लेकिन ये है कि ब्लड सीएस भिजवाया जो कि चेस्ट पर था। अब आगे अगर हम यहाँ देखें ये इसकी जो है वो तकरीबन एक्स-रे है, उसके बाद अगर हम यहाँ देखें तो ये उसका हमने सीटी स्कैन विद कंट्रास्ट करवाया, क्योंकि इतनी यंग एज में पेशेंट ने प्रेज़ेंट किया और वो भी एटिपिकल फीचर्स के साथ, और पेशेंट को अफोर्डेबिलिटी इश्यूज़ भी नहीं थे, तो फिर हमने उसका सीटी चेस्ट भी करवा लिया। तो यहाँ अगर देखा जाए तो ये राइट साइड के लंग्स में अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है वो ये उसका क्रॉस सेक्शन को देखें तो ये जो है ये ओपेसिफिकेशन यहाँ क्लियर है, जो कि कंसोलिडेशन को इंडिकेट कर रही है। बिल्कुल एक वाइट सा पैच है राइट लंग के अंदर, यहाँ भी थोड़ा सा विजिबल है, इस सीटी स्कैन में भी थोड़ा सा विजिबल है। तो राइट लंग में जो है वो हमें वाइट ओपेसिफिकेशन यहाँ भी दिख रही है। तो इसकी जो डायग्नोसिस है अकॉर्डिंग टू सीटी स्कैन भी वो ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि रिजॉल्विंग फेज के अंदर एक कंसोलिडेशन है राइट लंग के अपर लोब के अंदर। ठीक है, तो ये जो है वो उन्होंने बिल्कुल रेडियोलॉजिस्ट ने लिखा भी है कि ये निमोनिक कंसोलिडेशन है। अगेन हमने पेशेंट को जो है वो जब एंटीबायोटिक अच्छा सा कवर दिया, इनिशियली हमने उसे एमॉक्सिसिलिन दिया 1 से 2 दिन, लेकिन उससे इतना ख़ास रिस्पॉन्स नहीं आया। तो फिर जो कि क्योंकि ये हमारे पास जो है फर्स्ट लाइन क्या होता है हमारे पास पेनिसिलिन कैटेगरी से हम एमॉक्सिसिलिन, यानी कि आजकल कैलामॉक्स, ऑगमेंटन इनके नाम से आती है, हमने वो दिया। लेकिन शायद पेशेंट मे बी रेजिस्टेंट थी, उसने अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर हमने जो है वो उसकी एंटीबायोटिक चेंज की 2 दिन के बाद। इनिशियली हमने उसका ब्लड सीएस भिजवा दिया था। जब एंटीबायोटिक चेंज की तो पेशेंट 3 दिन के बाद इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया कि ये देखें कि उसका राइट लंग जो इतना ज़्यादा उसमें वाइट पूरी की पूरी कंसोलिडेशन और ओपेसिफिकेशन दिख रही थी, वो सारी की सारी तकरीबन गायब हो गई है, और ये लंग जो है वो लंग फील्ड तकरीबन राइट और लेफ्ट साइड की ऑलमोस्ट सेम दिखने लग गई हैं। अब लास्ट पे हम आ जाते हैं कि हमने पेशेंट को मैनेज किस तरह से किया। तो ये तकरीबन हमारी डायग्नोसिस यहाँ बन चुकी है कि पेशेंट को एटिपिकल नमूनिया था, सेकेंडरी टू विच ऑर्गेनिज्म ये हमें नहीं पता, क्योंकि हमने उसका ब्लड सीएस भिजवा दिया था जो कि चेस्ट पर था।
अब हम उसकी ट्रीटमेंट पे आ जाते हैं। पेशेंट को जो है वो हमने नॉर्मल सलाइन IV 200 ml अगर उस सूरत में दिया, SOS पे दिया था, एज़ पर नीड। अगर पेशेंट का जो बीपी है 90/60 से कम हो, क्योंकि पेशेंट का बीपी थोड़ा-सा डाउन हो रहा था, तो इसीलिए हमने जो है वो, अगर उसका 90/60 से कम होगा तो हम उसे नॉर्मल सलाइन देंगे। देन हमने जो एंटीबायोटिक चेंज की थी पेशेंट की, इनिशियली तो एमॉक्सिसिलिन दी, लेकिन क्योंकि उससे रिस्पॉन्स नहीं आया तो फिर हमने उसे टेंजो दी 4.5 ग्राम TDS। टेंजो में हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, अच्छा खासा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। ये है तो पेनिसिलिन कैटेगरी की, लेकिन ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है काफ़ी ज़्यादा, और इसकी रेजिस्टेंस भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो ये जो है वो टेंजो में टेज़ोबैक्टम और पिप्रासिलिन है। तो इससे पेशेंट ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, और उसके बाद हमने पेशेंट को क्विनोलॉन्स चलाए, मोक्सिफ्लॉक्सासिन ओडी डोज़ में ये चलाया, और पेशेंट ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। जैसा कि आपने पीछे एक्स-रे में देखा कि 3 दिन के बाद एकदम से पेशेंट में काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट आया। उसके अलावा हमने उसे ओमिप्रोज़ोल यानी कि एस्लोप्रोड वगैरह दिया, और उसे SOS पे प्रोवाज़ यानी कि पैरासिटामोल इन केस ऑफ फ़ीवर दिया। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा केस था। इनिशियली हम ये देखते हैं कि इतनी यंग एज है और उसके अलावा उसमें कोमॉर्बिड्स वगैरह नहीं हैं, तो हम स्टार्ट लेते हैं एमॉक्सिसिलिन से और मैक्रोलाइड से, यानी कि एज़िथ्रोमाइसिन हो गया, कैलिथ्रोमाइसिन हो गया, इंजेक्टेबल इन ड्रग से हम स्टार्ट लेते हैं पेशेंट में ना। लेकिन यह है कि अगर पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, या फिर पेशेंट काफ़ी ज़्यादा ओल्ड एज में है और कोमॉर्बिड्स हैं, हाइपरटेंसिव है, डायबिटिक है, काफ़ी ओल्ड एज है, और पहले प्रीवियस हिस्ट्रीज़ हैं हॉस्पिटल एडमिशन की, तो ऐसे केसेस में फिर हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट जो है वो हम इसे स्फेलोस्पोरिन्स हो गए 3rd जनरेशन, और उसके साथ-साथ हम उसे जो है वो क्विनोलॉन्स पर लेकर आ जाते हैं। और जो बेस्ट रिस्पायरेटरी क्विनोलॉन्स होते हैं उसमें हमारे पास लीवोफ्लॉक्सासिन आ जाता है, मोक्सिफ्लॉक्सासिन वगैरह आ जाता है। लेकिन यहाँ क्योंकि पेशेंट ने एमॉक्सिसिलिन पे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो इसीलिए हमने उसे टेंजो और मोक्सिफ्लॉक्सासिन स्टार्ट किया। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग का केस था, एटिपिकल नमूनिया, थोड़े डिफरेंट फीचर्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।